क्या सोच रही हो रेखा? अब भी तुम्हें यहीं रहना है या अपने घर चलना है? बेटे की मोह में लगता है पागल सी हो गई हो। अरे इनका क्या है, ये तो अब बस पत्नी और बच्चों में ही अपना परिवार समझते हैं। माँ बाप तो इन पर बोझ हो गए हैं। 1000 दफ़े कह चुका हूँ, चुपचाप अपने ही घर में रहते हैं, पेंशन मिलता ही है, हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा। पत्नी रेखा के हाथ को थामे हुए राजेश बाबू बोल रहे थे। ऐसे कैसे हम इन्हें इस हाल में छोड़कर जा सकते हैं जी? थोड़ा तो सोचकर बोलिए, जाने दीजिए ना। बहू की बात का क्या बुरा मानना, जब बेटा ही ना समझे। पर हम तो माँ बाप हैं ना। बेटा बहू को छोड़ के भी जाए, पर 3 साल की पोती को नज़र भर कर देखिए, और फिर 2 महीने का पोता भी तो है। अरे बेटा बहू ना समझ है, पर हम तो समझते हैं ना। हमारी पोती को अपनी गोद में बिठाकर खिलाती हुई रेखा बोली। कह रहा हूँ रेखा, देखना जिस दिन ये दोनों अब हमें कुछ बोलें, उस दिन अपना सामान बांधकर मेरे साथ पटना चलोगी। एक तो हैदराबाद में कोई अपनी पहचान का भी नहीं है, बस घर में पड़े रहो। राजेश बाबू सख्त लिहाजे से बोले। अच्छा बाबा, धीरे बोलिए ना, बहू सुन लेगी तो नमक मिर्च लगाकर शिखर से कहेगी, और फिर वो हमें जिम्मेदार मानेगा। रेखा पति को चुप कराने के लिए मिन्नतें करती हुई बोली। पता नहीं ये औरतें औलाद के पीछे इतनी पागल क्यों रहती हैं। भुनभुनाते हुए राजेश बाबू कमरे से निकल गए। रेखा अपनी पोती दिशु के साथ तोतली बोली सुनकर हूँ हाँ कह रही थी, पर ध्यान सारा राजेश बाबू के गुस्से पर टिका हुआ था। कितने जतन से बेटे को पढ़ाया लिखाया, वो अच्छी सरकारी नौकरी पर लग गया था। सोच ही रही थी कि बहू भी खोज कर अच्छी सी लेकर आऊँगी, पर बेटे ने मौका ही नहीं दिया। अपनी पसंद की लड़की अंकिता से ब्याह की रट लगाए बैठा रहा। अभी देखने में इतनी हुर की परी तो नहीं थी, पर एक नज़र में किसी को अच्छी लग सकती थी। राजेश बाबू इस शादी के खिलाफ थे, पर रेखा ने कहने पर उन्हें राजमंदी कर लिया था। बहू को स्वीकार करने में उन्हें साल भर लग गए, वो भी बस इसलिए कि रेखा अपने बेटे को पसंद करती थी, तो शादी का फैसला कैसे नहीं मानती। बेटा लखनऊ में नौकरी करता था। शादी के बाद अंकिता के साथ वहीं चला गया। बेटा बहू कभी कभी आते और कुछ दिन रहते और चले जाते। अंकिता जब भी घर आती तो पूछती कि कितने किराएदार हैं, कितने पैसे आते हैं, सब कुछ जानकारी लेकर जाती थी। वक्त गुजरता गया और एक बेटी भी आ गई। शिखर पूरी तरह अंकिता के रंग में रंगने लगा। वो जो बोलती वैसा ही कहता और वैसा ही करता। अभी 2 महीने पहले ही दूसरे बेटे के जन्म से पहले रेखा और राजेश बाबू को शिखर ने आने के लिए कहा था। यूँ तो अंकिता के माता पिता भी अक्सर आते रहते थे, पर जब बच्चे के जन्म से पहले ही वे चले गए, इसलिए कि बेटी को बड़े अस्पताल में जाकर बच्चे को जन्म देना था, जिसका खर्चा बहुत आता। शिखर खर्च कर सकता था, पर अंकिता ने कहा अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला लो, तो हमारे खर्चे में उनसे पैसे मांग सकते हैं। बस इतनी सी बात आकर शिखर ने रेखा और राजेश को बुला ही लिया था। रेखा अपनी पोती के साथ अंकिता का पूरा ध्यान रखी थी। बच्चे होने के बाद ये चाहिए वो चाहिए कहकर रेखा और राजेश बाबू से बहुत पैसे ले चुके थे। एक दिन तो हद ही पार कर दी थी अंकिता ने। रेखा रसोई में काम कर रही थी, उसे शिखर और अंकिता की आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त राजेश बाबू बाहर पोती को लेकर टहलने गए हुए थे। शिखर, हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तुम ऐसा करो, मम्मी पापा से बोलो जो पटना वाला फ्लैट किराए पर है उसे हमें दे दिया करें, और पेंशन के पैसे भी हमारे पास दे दिया करें, और पेंशन के पैसे भी हमारे पास रह रही हैं तो उनके खाने पीने और पापा जी की दवाइयों के पैसे इतने लगते हैं, वो भी हमें दे दिया करे। रेखा के हाथ ये सुनते ही काम करते करते कांपने लगे और पैर लड़खड़ाने लगे।
पर शिखर की बात से वो संभल गई थी। कमाल करती हो तुम भी। मैं मम्मी पापा से खाने पीने के पैसे कैसे लूँगा? वो हमारे बच्चे को जो देना चाहें दें, मैं कुछ नहीं कहने वाला। ये कहकर शिखर ऑफिस चला जाता है। रेखा तो सुनकर दंग रह गई थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि पोती को लेकर राजेश बाबू घर आ गए थे और सारी बातें सुन चुके थे। इसी बात को लेकर राजेश बाबू रेखा पर गुस्सा कर रहे थे। उस दिन तो रेखा ने राजेश बाबू को शांत कर दिया था। रविवार का दिन था। सब बैठकर खाना खा रहे थे। अंकिता ने कहा, मम्मी पापा जी, आप लोग बहुत वक्त से यहाँ पर हैं। जानते ही हैं हमारे 2 बच्चे हो गए हैं। अब हमारे खर्चे भी बढ़ गए हैं। आप लोगों का भी खर्चा होता है। आप हमें अपने खाने का खर्चा दे दिया करो तो हमें सहूलियत होगी। शिखर चुपचाप बैठकर सुन रहा था, कुछ भी नहीं बोला। अब हम बेटे के पास रहेंगे तो अपने खाने पीने का खर्चा देना है। हम तो कभी तुम्हारे आने पर तुमसे खर्चा नहीं मांगते। वाह बेटा, बहुत सही जा रहे हो। ये तो दूसरों के घर से आई है, हमें अपना नहीं मान रही। तू तो हमारा खून है। ये सुनकर तब भी चुप है। राजेश बाबू आवेश में आकर बोले, पापा क्या गलत कह रही है? हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। आप दे दोगे तो क्या हो जाएगा? शिखर ने कहा, बेटा लगता है अब हमारे तेरे यहाँ से जाने का समय आ गया है। सोच कर तो यही आई थी, कुछ महीने रह कर जाएंगे, पर तुम दोनों पर हम शायद बोझ हो गए हैं। रही पैसे देने की बात तो तू वैसे ही मांग लेता, हम दे देते, पर हमारे खाने पीने के पैसे मांगकर तूने तो मेरी ममता को ही छलनी कर दिया। आप ठीक कह रहे थे जी, हमें उसी दिन चले जाना चाहिए था जब पहली बार अंकिता ने कार्तिक से ये बात कही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, बेटे के मुंह में आज आपको यूँ बातें सुननी पड़ रही हैं। राजेश बाबू की ओर गुनाहगार नज़रों से देख रही थी। दोनों ने फ्लाइट बुक किया और दूसरे दिन शिखर के घर से निकलने के हुए। तभी शिखर उनके पास आकर माफ़ी मांगने लगा। माफ़ कर दीजिए पापा, मैं अंकिता की बातों में आ गया। आज इस मुकाम पर आप लोगों की वजह से हूँ। पता नहीं मेरी मति क्यों भ्रष्ट हो गई जो मैं ऐसा बोल गया। बेटा तू जैसा भी रहेगा बेटा ही है। आज तेरे बाप को समझ आ गया कि पैसे के आगे रिश्ते नहीं टिकते। रही तुम्हें देने की बात, तो जो तुम कह रहे हो ज़रूरतें बढ़ गई हैं, तो मैं हर महीने कुछ रकम पोती के नाम जमा कराता रहूँगा। अब तुम जब हमारे घर आओगे, अपना और अपनी पत्नी के खाने के पैसे देना। जो तमाचा तुमने हम दोनों के मुंह पर मारा है, ये तमाचा किसी और को ना मिले। ये कहकर राजेश बाबू रेखा का हाथ पकड़े और कैब में बैठकर एयरपोर्ट की ओर चल दिए। शिखर गुस्से से अंकिता को देख रहा था। अपने माता पिता का ये अपमान उसे अंदर ही अंदर झंझोर रहा था। उसने अंकिता से गुस्से से कहा, अब तुम्हारे घर से भी जो आएगा उनसे लेना खाने के पैसे, तब समझ आएगा। बहुत सोचती हो। अंकिता अब मन ही मन में अफसोस कर रही थी। पहला, पति नाराज़ हो गया, और दूसरा, अब काम की भी दोहरी जिम्मेदारी उसे अकेली उठानी पड़ेगी। रेखा और राजेश बाबू शहर पहुंचकर चैन से रहने लगे। शायद ये सोचकर औलाद हो ना हो, हम साथ हैं तो क्या गम है।